बनना जरूरी नहीं है, कंपाउंडर बन सकते हैं। बनते हैं। तुम्हारे फ्रेंड रहते, तुम्हारे साथ बैठ के पड़े हुए रहते, एक एम्स को चले जाता, एक काम तो भी बीएससी नर्सिंग वगैरह कर लेता। कैच करना, उन्हें जितना अर्निंग करेगा 5 इयर्स के बाद, आपके बड़े होने के बाद, वो स्टेज में तुमको पहुंचने के लिए नेक्स्ट जन्म लेके आना पड़ता। ये जन्म में तो नहीं हो सकता। अगर होगा, मेरे को तो नहीं मालूम होगा नहीं होगा, अगर रहा तो एक जन्म लेके आना पड़ता। क्या करते हैं? ये जन्म में करते हैं, नेक्स्ट जन्म। तो लेजीनेस कुछ भी नहीं रहना चाहिए। So in our last class we have discussed about counter current mechanism, regulation of kidney function. In today's class we are starting micturiation. Micturiation. कैलिब्रेटेड है पूरा, तो मैं क्लास कैसे लूँ? नहीं, कैलिब्रेशन बोलो। What is micturiation? Micturiation means the process of urination. The process of passing urine. The process of urination is micturiation, whether it's voluntary or involuntary. हाँ, वॉलंटरी है ना, वॉलंटरी प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है इन अडल्ट्स। ठीक है, बच्चों में इनवॉलंटरी हो सकता है ये, लेकिन अडल्ट्स में वॉलंटरी प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, now let's see how the micturiation occur. 1.5 liter per day, पेल येलो कलर। कलर कैसा रहेगा यूरिन का? नॉर्मल यूरिन पेल येलो कलर, पेल येलो कलर। What is the reason for this pale yellow color? If a question asks what is the pigment of urine, pigment of urine क्वेश्चन पूछ सकता है। Remember, pigment of urine is urochrome, यूरोक्रोम है। पिगमेंट ऑफ यूरिन इज यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम है। नॉर्मल जो यूरिन होता है, कैरेक्टरिस्टिक यूरिन हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडर, यूरिन हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडर, कैरेक्टरिस्टिक ओडर है यूरिन में। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक ओडर? तो फ्रेश यूरिन में ज्यादा स्मेल नहीं है, लेकिन जो स्टैंडिंग यूरिन है, स्टैंडिंग यूरिन, स्टैंडिंग यूरिन जो होता है, एमिट्स स्मेल, एमिट्स अमोनिया स्मेल। अमोनिया की स्मेल कैसी होती है? पंजेंट अमोनिया स्मेल, अमोनिया स्मेल हो। स्टैंडिंग यूरिन, बिकॉज
फ्रेश यूरिन में क्या होता है? फ्रेश यूरिन में होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2. It will break down into ammonia. ब्रेक डाउन हो जाएगा ये इनटू अमोनिया. तो फ्रेश यूरिन में है ये यूरिया. NH2CO NH2 क्या है? ये यूरिया है. फ्रेश यूरिन इज हैविंग NH2CO NH2, that is urea, and it will break down and form ammonia, and ammonia produces pungent smell. ये तो रीजन हो गया why urine is having characteristic smell, because of breakdown of urea into ammonia. इस वजह से स्मेल आती है यूरिन में. ठीक. नेक्स्ट, नाउ लेट्स गो टू द स्टेप्स ऑफ मिक्चुरिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस? सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन होगा. यूरिन फॉर्मेशन हो गया समझो. आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन. ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन. And who is transporting urine? By ureter. Then what happen next? Storage of urine. Storage of urine in urinary bladder. In urinary bladder. Urinary bladder में urine store हो जाएगा. After this what happens? Next क्या होगा? Storage of urine के बाद stretching of urinary bladder. Stretching of urinary bladder. Urinary bladder stretch होने लगेगा. And after the stretching of urinary bladder, signal is sent to the central nervous system. Signal sent to central nervous system. CNS को सिग्नल चला जाएगा वाया सेंसरी न्यूरॉन. अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल चला जाएगा. सेंसरी न्यूरॉन से. सो मिक्चुरिएशन का पूरा प्रोसेस आ रहा है स्टेप बाय स्टेप. पहले यूरिन फॉर्मेशन हो गया. आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन बाय यूरेटर. देन स्टोरेज ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर. देन स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. अब स्ट्रेच होने लगेगा यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होने के बाद एक सिग्नल जाएगा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? यस, नोट कर लीजिए. याद रखना यहां पर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर हैज स्ट्रेच रेसेप्टर्स. स्ट्रेच रेसेप्टर्स हैं यूरिनरी ब्लैडर्स में. यूरिनरी ब्लैडर हैज स्ट्रेच रेसेप्टर्स. सो जैसे ही 500 ml यूरिन आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होना शुरू हो गया है. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, यहां पे यूरिन स्टोर हो गया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टोरेज ऑफ यूरिन ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसे स्ट्रेच हो रहा है. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है. एंड द सिग्नल फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज सेंट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सीएनएस को इंफॉर्मेशन जाएगा कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक इंफॉर्मेशन भेजेगा. one information going from urinary bladder to central nervous system via sensory neuron.
and the information is coming back from central nervous system to urinary bladder by motor neuron. वो लिखना है, लिखेंगे. चलिए, यहां तक क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट देखिए. सेंट्रल नर्वस सिस्टम send the signal to urinary bladder via, अब किससे आएगा इंफॉर्मेशन? वाया मोटार न्यूरॉन से आएगा इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए कौन? सेंसरी न्यूरॉन. इंफॉर्मेशन लाने के लिए कौन? मोटार न्यूरॉन. अब देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है. अब इंफॉर्मेशन आ चुका है यूरिनरी ब्लैडर को. सम इंफॉर्मेशन हैज अराइव्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. अब होने लगेगा contraction of smooth muscles of urinary bladder. Smooth muscles of urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल से बना हुआ है. अब वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन इन वॉल्यूम, रिडक्शन इन साइज. वॉल्यूम कम हो रहा है. स्मूथ मसल याद रखना. स्मूथ मसल एग्जाम में पूछ सकते हैं. व्हाट इज द मसल प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर बोलते हो आप, याद रखना ये स्मूथ मसल का नाम क्या है? डेट्रूसर मसल बोलते हैं इसको. डेट्रूसर मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यूरिनरी ब्लैडर मेड अप ऑफ विच मसल? डेट्रूसर मसल्स. डेट्रूसर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे. नेक्स्ट क्या होगा? डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फॉलोड बाई, अब क्या होने वाला है? फॉलोड बाई रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर. अब यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है. कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ था? स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट फॉलोड बाई रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा. ओके, फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर. अब क्या है? यूरिन पासेज, यूरिन पास आउट, यूरिन पास आउट. तो ये प्रोसेस है मिक्चुरिएशन का. पूरा सीक्वेंस जरा रिकॉल कर लो. कहां से शुरू हुआ था? स्टोरेज ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर फॉलोड बाय सिग्नल सेंड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, followed by signal sent from the central nervous system to urinary bladder via motor neuron, contraction of urinary bladder, relaxation of urethral sphincter, urine pass out. डेट्रूसर मसल याद रखेंगे. तो ये जो न्यूरल पाथवे है, द न्यूरल पाथवे इन मिक्चुरिएशन, न्यूरल पाथवे इन मिक्चुरिएशन is called, मिक्चुरिएशन का जो न्यूरल पाथवे है उसको हम क्या बोलने वाले? इज कॉल्ड मिक्चुरिएशन रिफ्लेक्स. मिक्चुरिएशन रिफ्लेक्स बोलने वाले हैं उसको. मिक्चुरिएशन रिफ्लेक्स. ये सब आप जानबूझ के करने वाले नहीं है. ऐसे यूरिन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, आप सोच रहे हैं कैसा? कैन यू ट्रांसपोर्ट यूरिन वॉलंटरीली फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर? सो ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है ना, ये आपको नहीं मालूम है. एंड देन यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा था, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होना
यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होना यहां पर, ओके, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होना, फिर सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाना, यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाना, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल वापस आना मोटार न्यूरॉन। जाने के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन, एंड वापस आने के लिए इंफॉर्मेशन मोटार न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन। Suppose stretch receptors from the urinary bladder are removed. Stretch receptor हम सारे के सारे निकाल दिए समझो, then what happens? मतलब stretch urinary bladder हो रहा है, ओके, urinary bladder stretch हो रहा है. Suppose if I remove all the stretch receptors from the urinary bladder, then there is no signal sent to the central nervous system, and there is no signal coming back. मतलब देर इज नो कंट्रोल्ड मिक्चुरिएशन. एक बार क्वेश्चन आया था, इफ स्ट्रेच रेसेप्टर्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर आर रिमूव्ड देन देर इज नो कंट्रोल्ड मिक्चुरिएशन. कंट्रोल्ड मिक्चुरिएशन तो नहीं होगा, यूरिनेशन होगा लेकिन पता नहीं चलेगा, वॉलेंट्रीली इनवॉलेंट्रीली कुछ भी मालूम नहीं हो रहा हो. यू आर नॉट मेकिंग डिसीजन. यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया यहां पर, ऑटोमेटिक यूरिनेशन स्टार्ट. ठीक है, सो दैट मीन्स स्ट्रेच रेसेप्टर अगर हटा देंगे देन देर इज नो कंट्रोल ओवर द मिक्चुरिएशन. लिख दीजिए लाइन, इफ स्ट्रेच रेसेप्टर्स आर रिमूव्ड, if stretch receptors are removed from the urinary bladder, then there is no controlled micturiation. कुछ बच्चे पूछेंगे शायद, सर वेर इज यूरिथ्रल स्फिंक्टर. दो बातों का डिस्कशन हो रहा है यहां पर. मिक्चुरिएशन आकर बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ urethral sphincter. Contraction of urinary bladder followed by relaxation of urethral sphincter. दोनों बातें याद रखना है. So where is urethral sphincter? urethral sphincter यहां पर है, ये यूरिथ्रा में लगा हुआ है, ये यूजुअली क्लोज रहता है. Normally urethral sphincter is under contracted state. And when you are doing urination, that time it is relaxed state. Micturiation कैसे हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलो मिक्चुरिएशन से जो क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर. पहले यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हुआ पहले, स्ट्रेच होने के बाद इंफॉर्मेशन आया यहां से मोटार न्यूरॉन से. अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, रेड एरो मार्क इनसाइड, मतलब अब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है. यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है मतलब क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा होगा अंदर. बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर यूरिथ्रल स्फिंक्टर ओपन्स. यूरिथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो गया तो यूरिनेशन स्टार्ट. एंड नॉर्मल जो यूरिन का जो इंफॉर्मेशन है, जनरल पूरा इंफॉर्मेशन याद रहना. व्हाट इज द कलर ऑफ यूरिन? बिकॉज ऑफ व्हाट पिगमेंट? यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से. नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना है? 1 to 1.5 लीटर है, ओके. एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली 25 to 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पास आउट. अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरिनेशन, यूरिन क्यों आता है, तो आप क्या बोलेंगे? जो बॉडी में यूरिया है उसको रिमूव करना है. डेली 25 to 30 ग्राम यूरिया बन रहा है, दैट शुड गो आउट. दैट इज द पर्पस ऑफ यूरिनेशन. एंड यूरिन टेस्ट हैज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस.
यूरिन के एग्जामिनेशन किए जाते हैं, यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं फॉर फाइंडिंग मेनी डिसीजेस. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मीन्स यूजफुल इन डायग्नोसिस, यूजफुल इन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है ये. यूजफुल इन डायग्नोसिस. ओके, डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, इसलिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है. जैसे कि आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ग्लाइकोसोरिया, ग्लाइकोसोरिया, कीटोन्यूरिया. अगर कोई पेशेंट को अगर ग्लाइकोसोरिया और कीटोन्यूरिया है तो क्या बोलते हैं हम उसको? व्हाट यू कॉल दैट कंडीशन? ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज. डायबिटीज बोलते हैं ना, डायबिटीज मेलिटस, शुगर हो गया बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस, शुगर हो गई. अगर यूरिन में ग्लूकोज का पास आउट हो रहा है, ग्लाइकोसोरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ओवर, डायबिटीज मेलिटस हो गया. ठीक है, तो ये था देखिए मिक्चुरिएशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स गो टू डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, other excretory organs. Okay, kidneys are the main excretory organ, ठीक है. Apart from kidney, what are other excretory organs? Other excretory organ याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिए, स्किल्स. स्किल्स ट्रिक है. यस फॉर स्किन है, के फॉर किडनी है, आई फॉर इंटेस्टाइन है, एल फॉर लंग्स है, वन मोर एल फॉर लीवर है, एंड यस फॉर सलाइवा है. Skills. Saliva is also having excretory role. Okay, saliva is also having excretory role. आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, सलाइवा तो डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, डुअल, डबल काम कर रहा है, वहां पे भी डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में भी थोड़ा हेल्प करेगा. नाउ लेट्स सी हाउ स्किन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. स्किन कैसा एक्सक्रीटरी का ऑर्गन होगा? स्किन में दो टाइप के ग्लैंड्स हैं आपके पास. स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स तो हैं, और कौन से ग्लैंड्स हैं आपके पास? सेबेशियस ग्लैंड है. देखिए आपके पास स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है. Skin is having sweat gland, sebaceous gland. Tell me, what is the function of sweat gland? What is the function of sebaceous gland? स्किन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर किडनी, फिर इंटेस्टाइन, वन बाय वन. ओके, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बताइए. स्वेट ग्लैंड का बेसिकली फंक्शन क्या है? स्वेट ग्लैंड इज हेल्पिंग फॉर मिनिमाइजिंग द बॉडी हीट. स्वेटिंग इज ए मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग, कूलिंग द बॉडी, है ना. ज्यादा पसीना आएगा तो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कूल रख सकेंगे. तो स्वेट ग्लैंड्स के बारे में याद रखिए, स्वेटिंग के दो पर्पस हैं. एक तो कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट. Sweating produces cooling effect on the body, and sweating is also having excretion role. Sweating से excretion भी होता है. आप बोलेंगे वो कैसा excretion हो रहा है sweating से? तो sweat में क्या होता है? देखिए, water होगा, NaCl होगा, excess salt आपके बॉडी में जितना भी NaCl है वो निकल जाएगा, and lactic acid भी होती है. Sweating is also having lactic acid, and sweat is also having minute amount of urea also. यूरिया भी होता है स्वेटिंग में, यूरिया भी होता है. If you are more sweating means you are
excreting NaCl, lactic acid, यूरिया फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, ये हो गया excretory role of sweat glands. Now coming to the sebaceous gland. sebaceous gland के बारे में याद रखो, sebaceous gland क्या कर रहा है ना, ऑयली कोटिंग बना रहा है आपके बॉडी पे, ऑयली कोटिंग ऑन द बॉडी, ऑन द स्किन। sebaceous gland जो है ऑयली कोटिंग बना रहा है आपके स्किन के ऊपर। एक फंक्शन तो ये है। तो हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी रोल। स्वेट ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन क्या है? कूलिंग। एक्सक्रीटरी रोल क्या है? इट रिमूव वाटर, NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया। ओके, नॉर्मली sebaceous gland what it is doing, it is performing oily secretion, it is producing oil, it is nothing but oil gland. So now let's see how this sebaceous gland is excretory in nature. sebaceous gland क्या कर रहा है देखिए आपका, sebaceous gland एक तो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ये ठीक है, एक्सेस जो बॉडी में ऑयल है वो निकाल देगा। और क्या कर रहा है ये? कोलेस्ट्रॉल को, स्टीरॉल, कोलेस्टीरॉल या जस्ट स्टीरॉल, स्टीरॉल को बाहर निकाल रहा है, सीबम को बाहर निकाल रहा है। सीबम मतलब आपकी ईयर वैक्स हैं, और आपके बॉडी में जो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको भी बाहर निकाल फेंकेगा ये हाइड्रोकार्बन्स। शैडो पढ़ने से नहीं हो रहा, लिख नहीं सकते। सेबेशियस ग्लैंड जो है ऑयली सिक्रीशन बना रहे हैं ये, ओके। कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन करना है, सीबम, ईयर वैक्स प्रोडक्शन एंड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट, so apart from this sebaceous gland, one more is liver. Liver is having secretion of bile juice. Liver is having secretion of bile juice, and this bile juice contain bilirubin and biliverdin. Bilirubin and biliverdin, these are the pigments present in the liver bile juice. So याद रहे, बाइल जूस में जो पिगमेंट्स हैं, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, these are excretory in nature. They are expelled from your body. They are not having any normal function. Okay, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन जो होता है येलोइश कलर पिगमेंट है। What is बाइलिरुबिन? येलोइश पिगमेंट है ये। And what is बाइलिवर्डिन? ग्रीनिश पिगमेंट है। एंड वन मोर थिंग, हम देखिए पढ़े थे ना ये बाइलिरुबिन के बारे में, बाइलिरुबिन से जॉन्डिस भी होता है। एक्सेस बाइलिरुबिन प्रोडक्शन इन ब्लड लीड्स टू जॉन्डिस डिसीज भी पढ़े थे हम। लीवर इज हैविंग सेवरल फंक्शंस। लीवर हैज excretory role too. It is having many role. It is helping for storage of glycogen, and liver produces bile juice. Bile juice contain bilirubin, biliverdin, और क्या है? बाइल जूस की कॉम्पोजिशन लिख डालेंगे हम। बाइल जूस इज इक्वल टू बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन है प्लस बाइलिवर्डिन है प्लस बाइल जूस में और क्या है देखिए, बाइल जूस में बाइलिरुबिन एंड डिग्रेडेड स्टीरॉइड हैं, विटामिन्स हैं। यस, विटामिन्स जो ब्रेक डाउन हो गए, विटामिन्स, नॉन फंक्शनल विटामिन्स हैं, दोज आर आल्सो प्रेजेंट इन बाइल जूस। याद रहे, बाइल जूस के अंदर जो पिगमेंट्स हैं, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, डिग्रेडेड स्टीरॉइड विटामिन, these are all excretory in nature. These are all excretory.
एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है ये। ओके, these are all excretory waste product. Noted? Yes. आप बोलेंगे सर बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स भी हैं। बाइल सॉल्ट्स आर नॉट एक्सक्रीटरी। बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो एक्सक्रीटरी नहीं है, याद रखें। क्या है एक्सक्रीटरी, मैं ये बता रहा हूं, बाइलीरुबिन, बाइलीवर्डिन, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, डिग्रेडेड विटामिन्स, these are all excreted out. And bile juice is also having bile salts, and bile salts are not excretory. Bile salts are actually helping for emulsification, right? Bile salts are helping for emulsification. What are emulsification? They are helping for emulsification. Emulsification, what is emulsification? Breakdown of large fat droplet into smaller fat droplet. Larger fat droplet breakdown into smaller fat droplet, that is called emulsification. Bile salts are helping for emulsification. Over. So very careful, complete bile juice is not excretory. Bile juice is having some component important also and some component useless also. Bile pigments are useless. लीवर से जो बाइल जूस बनेगा ना, बाइल जूस के अंदर जो है ना बाइल पिगमेंट्स हैं प्लस बाइल सॉल्ट्स हैं, तो बाइल पिगमेंट्स जो है ना एक्सक्रीटरी हैं, ये एक्सक्रीटरी हैं, यूजलेस हैं, बिल्कुल यूजफुल नहीं है ये। एंड दे इंपार्ट कलर, they impart color to the fecal matter, they impart color to the fecal matter. जो वेस्ट मैटर है उसको कलर इंपार्ट करना इनका फंक्शन है। इट इज टोटली वेस्ट बाइल पिगमेंट्स, बट बाइल सॉल्ट्स आर हेल्पिंग फॉर एमल्सिफिकेशन। बाइल सॉल्ट्स एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ट्रिक क्या था हमारा, स्किल्स। स्किल्स तो हमने पढ़ चुके हैं, स्किन के बारे में, लीवर के बारे में हो गया है, लंग्स के बारे में पढ़ना है, किडनी, तो किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी तो मेन काम कर रहा है, किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनीज आर हेल्पिंग फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया, किडनीज आर हेल्पिंग फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया। सो यहां पे इंटेस्टाइन क्यों लिखा हूं मैं, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन रिमूव डाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, जो जो डाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसके रिमूवल में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। इंटेस्टाइन का भी आ गया, SKILLS, यस फॉर स्किन हो चुका है, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, किडनीज आर हेल्पिंग फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया, रिमूव यूरिया, ठीक है। ये भी लिख दिया हम, K फॉर किडनी, I फॉर इंटेस्टाइन हो चुका है, L फॉर लंग्स। आप बोलेंगे सर लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हाउ दे कैन बी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? Lungs remove 200 ml of carbon dioxide per minute. Lungs are removing how much carbon dioxide? 200 ml carbon dioxide per minute, and significant amount of water also. Significant amount of water.
Okay, lungs are doing two important functions. They are removing carbon dioxide and also removing water. आप बोलेंगे वाटर कैसे रिमूव करता है लंग्स? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. विंटर सीजन में आप देख सकते हैं ना, विंटर सीजन में वेपर्स आर कमिंग आउट थ्रू योर नोज. दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ द लंग्स. लंग्स क्या है ना, एक्सेस वाटर जो बॉडी में है वेपर के फॉर्म में बाहर रिमूव कर देगा. अगर वो भी अगर हम मेजर कर लिए वाटर को, इट विल बी इन लीटर्स पर डे. अगर मेजर कर लिए तो लीटर्स में चले जाएगा वाटर वो. ठीक है, चलो यल हो गया ये दोनों भी. यस फॉर सलाइवा. सलाइवा रिमूव एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी. एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स निकालना है. लेस अमाउंट ऑफ यूरिया भी है, देखिए लेस अमाउंट ऑफ यूरिया. ठीक है, जो लोग स्पिट करते रहते हैं ना, बार बार स्पिट करते रहते हैं, सो दैट मीन दे आर रिमूविंग यूरिया थ्रू देयर सलाइवा. ओके, सो स्किन से भी यूरिया जा रहा है लेस अमाउंट में, सलाइवा से भी जा रहा है लेस अमाउंट में. किडनीज आर द मेन. किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे. डिसऑर्डर, सबसे पहला डिसऑर्डर है किडनी फेल्योर. किडनी फेल्योर को हम बोल सकते हैं, देखिए रीनल फेल्योर भी बोल सकते हैं. रीनल फेल्योर. हाउ डॉक्टर्स आइडेंटिफाई किडनी फेल्योर पेशेंट्स? डॉक्टर्स आइडेंटिफाई किडनी फेल्योर पेशेंट बाय यूरेमिया. व्हाट इज यूरेमिया? excess urea in blood. excess यूरिया, अगर यूरिया ज्यादा है, एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड. नॉर्मल कितना बोला था मैं यूरिया? 25 to 30 ग्राम या मिलीग्राम, क्या बोला था मैं? ग्राम. यूनिट मत भूलो, एग्जाम में क्या है ना पूरा सेम लिखता. every day around 25 to 30 मिलीग्राम यूरिया एक्सक्रीटेड आउट बोल तो गलत है. मिलीग्राम नहीं, ग्राम में बोला था मैं आपको. excess of urea in blood, uremia. Now uremia patient has to be hospitalized, should go for dialysis till he gets a suitable donor. जब तक एक सूटेबल डोनर नहीं मिलेगा तब तक किडनी डायलिसिस कराना पड़ेगा यहां पर. ओके, टिल ही गेट ए सूटेबल डोनर. डोनर मिलने के लिए हो सकता है 1 month, 2 months या 6 months भी लग सकते हैं, 1 year भी लग सकता है. So till that time the patient has to be alive on which process? Dialysis. Dialysis क्या है? It is also called artificial kidney. याद रखो, डायलिसिस इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं इसको. आर्टिफिशियल किडनी. नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. प्रोसेस क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डायलिसिस प्रोसेस, दैट वी विल सी. See, first of all, a patient is there, hand of a patient. From the convenient artery, blood is taken out. Blood is taken out from the artery. आर्टरी से ब्लड निकालेंगे बाहर. निकालते ही जो है हेपारिन ऐड कर देना उसमें. हेपारिन एडेड. हेपारिन प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. हेपारिन प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. हेपारिन जो है ब्लड को जमने से बचा देगा.
Otherwise, whenever blood comes out, what happen? The blood exposed to air, it become solidification, है ना, solid बनना शुरू हो जाता, clot हो जाता. तो immediately from the artery blood is taken out. artery से ही क्यों निकालना है blood? Because artery is having high pressure. ऐसा मत बोलो artery is having more blood, vein is having less blood. From the artery blood is taken out because artery is having high pressure. So suppose if you puncture artery, the blood is coming out with high speed and blood is taken out very fast, है ना. ब्लड को बाहर निकाल के सेलोफेन ट्यूब में से पास करेंगे. किस में से पास करेंगे? सेलोफेन ट्यूब. दिस इज सेलोफेन ट्यूब, नथिंग बट सेलोफेन ट्यूब. सेलोफेन ट्यूब है ये. And this complete cellophane tube is surrounded by dialysis fluid. It is surrounded by dialysing fluid. इसके अंदर dialysis fluid रखेंगे. Dialysing fluid. Dialysing fluid है इसके अंदर. Okay. Now after dialysis, so what are the steps? See the diagram and tell the steps. First step in hemodialysis, blood is taken out from the artery, heparin is added, blood is passed through the cellophane tube, a coiled tube surrounded by dialysis fluid. And this pure blood है ना, अब ये purified blood है. Now this purified blood is returned to the patient through vein. कहां से डाल देना है? वेन से. फ्रॉम आर्टरी टेकन आउट. फ्रॉम आर्टरी टेकन आउट. आर्टरी से बाहर निकालना है आपको. एंड फ्रॉम वेन सप्लाइड बैक. वेन से सप्लाई कर देना है वापस पेशेंट के बॉडी में. From artery blood is taken out, from vein blood is supplied back. रिवर्स नहीं कर सकते क्या हम? वेन से निकाल के आर्टरी में नहीं चढ़ा सकते ब्लड. If you try to give any injection or anything into the artery with the same speed, it will come out. जिस स्पीड से आप इंजेक्शन दे रहे हैं उसी स्पीड से मटेरियल वापस आ जाता है, बिकॉज आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है. समझे? अगर आर्टरी डैमेज हो गए तो ब्लड ब्लीडिंग नहीं होता, क्या होता? ब्लड जर्क आउट. जर्क आउट मतलब फाउंटेन की तरह ऐसा ब्लड निकलेगा, फाउंटेन के विथ हाई स्पीड. वेन्स में क्या रहता? प्रेशर लो रहता. सो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमो डायलाइसिस बोलेंगे इसको. हीमो डायलाइसिस. हेपारिन को हम ऐड करे थे, लास्ट में यहां पर डालेंगे एंटी हेपारिन. एंटी हेपारिन इज एडेड. एंटी हेपारिन बिफोर रिटर्निंग ब्लड टू द पेशेंट बॉडी, एंटी हेपारिन इज एडेड. ओके, क्लियर हो गया ना मैटर? होल प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस क्लियर? इन एग्जामिनेशन पॉसिबल दैट you are going to get steps of hemodialysis. Rearrange the steps of hemodialysis. So let's convert this hemodialysis into steps. Diagram over. Now hemodialysis process. Hemodialysis process. बताइए फर्स्ट स्टेप क्या है? बताइए. नंबर 1, ब्लड इज टेकन आउट. टेकन आउट फ्रॉम आर्टरी. Blood is taken out from artery. Second, heparin is added. Heparin is added. Okay. Third step, blood is passed through
blood is passed through cellophane tube. सेलोफेन ट्यूब से ब्लड पास करेंगे. Blood is passed through the cellophane tube, and cellophane tube is surrounded by which container? Surrounded by, yes, what it is surrounded? Surrounded by dialysing fluid. Dialysing fluid. A very, very important question here. What is dialysing fluid composition? Composition क्या है? Dialysing fluid is equal to plasma minus nitrogenous waste. That means dialysing fluid is having composition similar to that of plasma except nitrogenous waste. Nitrogenous waste are not present in dialysing fluid. Nitrogenous waste किसमें है? Patient के blood में है, and all that patient blood nitrogenous waste should go into the dialysing fluid. Dialysing fluid is equal to plasma minus nitrogenous waste. It is similar to plasma. It is similar to plasma except nitrogenous waste, N2 waste. Except nitrogenous waste. So what is meant by dialysis? Dialysis means the process of movement of urea from the patient blood into the dialysis fluid is called dialysis. What is dialysis? The process of movement of urea from the patient blood cellophane tube into dialysing fluid. हो गया है? So whole process of dialysis may take around 8 hours to perform this whole process of dialysis. 8 hours लगने वाले for the whole process of dialysis. तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. एंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड टेकिंग आउट एंड रिटर्निंग बैक, इट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, साइमल्टेनियस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आप ब्लड जाएंगे सबमिट कर देंगे फिर मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन जाके ब्लड ले लेंगे वापस. ऐसा नहीं है. द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन रिटर्निंग बैक शुड बी साइमल्टेनियस. हाँ, या एटलीस्ट डायलिसिस करने के लिए जो है वीक में वंस करना पड़ेगा. जो लोग यूरेमिया पेशेंट्स हैं, किडनी फेल्यूर पेशेंट है, दे शुड अंडरगो फॉर डायलिसिस वंस इन ए वीक. दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यूरिया इज देयर इन ब्लड. एटलीस्ट वंस. जो काम किडनी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 25 to 30 ग्राम एवरी डे दे आर रिमूविंग यूरिया. अब वो किडनी फेल हो चुकी है, अब बाहर करना पड़ेगा हीमोडायलिसिस. उसी को बोल रहे हैं हम डायलिसिस. चलिए लिखेंगे. ब्लड इज रिमूव्ड आउट. यस, ब्लड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी. Convenient artery, okay, it is taken out from any one of the convenient artery. Maybe artery from your hand, maybe artery from your leg, maybe artery of your neck. कहीं से एक जगह से निकालना पड़ेगा. सपोज लास्ट वीक आपने हैंड से निकाला था यूरिया दिस ब्लड, सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम जो है लेग से निकालना पड़ेगा, बिकॉज सो मेनी punctures are made on the same artery. Chances of infection are very high. Blood is removed out from convenient artery. Heparin is added. Heparin is added because it act as anticoagulant. Anticoagulant है ना ये heparin. Blood is taken out, heparin is added. Before
returning blood to the vein. Before returning blood to the vein, what is added? Anti-heparin is added. एंटी-हेपारिन भी डालना है. हेपारिन डालेंगे, फिर बाद में एंटी-हेपारिन भी ऐड करना है. ओके. So whether hemodialysis is a permanent solution for kidney failure patient? No. The process, after studying this process, one can say this is not a permanent treatment for kidney failure. Every week they have to go for dialysis, blood purification, and then so many punctures, artery puncture karo, vein puncture karo. So many risks are there. Infection, chances of infection are very high. So therefore, hemodialysis is not a permanent cure. What is a permanent cure? Permanent cure is kidney transplantation. Permanent cure क्या है? Permanent solution अगर मैं बात करूं, permanent solution is kidney transplant. किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या चाहिए? किडनी डोनर. एंड हु इज द सूटेबल किडनी डोनर? chances of acceptance of kidney is high. कहां पे हाई होता है chances of acceptance of kidney? Twins, siblings, family members, close relatives. ओके. एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा बता रहा हूं मैं ट्विंस में. एक ऑर्डर में बता रहा हूं. वेरी हाई चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ twins, and after twin the chances of acceptance are high in siblings, then in family members, and then in close relatives. Okay, देते हैं क्या कोई close relative kidney? हाँ, चांसेस तो कम दिख रहे हैं मेरे को. क्लोज रिलेटिव्स एडवाइस बराबर देते हैं. मे बी वो एडवाइस अच्छी हो, बुरी हो, क्या भी हो, एडवाइस तो बराबर देते हैं. किडनी देने की बारी आए तो वहां प्रूव होगा. ओके, कंप्लीटेड. 2 more disorders पढ़ना है हमारे को. किडनी स्टोन्स एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल के एक पढ़ना है. चलिए, दोनों भी सिंपल हैं. किडनी स्टोन्स. What are kidney stones? From where these stones are coming? Whether these stones are coming along with food? कहां से आते हैं ये stones? Actually, kidney stones are nothing but deposition of calcium oxalate salts. Calcium oxalates. अब ये calcium oxalate may be present in your drinking water. If water that you are drinking, if it is salty, मरीन वाटर है, ओशन वाटर है, सी वाटर है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट्स, एंड दोज ऑक्सलेट सॉल्ट दे गो इनटू द किडनी, दे डिपॉजिट इनसाइड द किडनी, causing kidney stone. Severe back pain, dysuria means painful urination, and हेमाटोयूरिया भी होता है. प्रेजेंस ऑफ आरबीसी in urine.
प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, ओके। एक तो सीवियर बैक पेन है, टॉलरेट नहीं कर सकते, है ना, पेन ऑफ ऑल मदर्स बोलते हैं, पेन ऑफ ऑल, ठीक है, मतलब बहुत ही सीवियर बैक पेन है, टॉलरेट नहीं किया जा सकता। मदर ऑफ ऑल पेन्स बोले इसको। और डाइसूरिया इसका एक मेन सिम्टम है, हेमाटोयूरिया एक मेन सिम्टम है। डाइसूरिया में क्या हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन, और हेमाटोयूरिया मतलब आरबीसी आना शुरू हो जाते हैं यूरिन में, ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन में, हेमाटोयूरिया। अब ये पेन ऑफ ऑल मदर्स हो रहे हैं, यस। नेक्स्ट हम आ रहे हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस बोल के। व्हाट इज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस? टिस, TIS लास्ट में। सो टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस बोले हम। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन हियर? स्वेलिंग है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस है, बर्निंग है, रेडनिंग, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग, swelling, reddening, burning, these are the symptoms of inflammation. एक्चुअली क्या हुआ यहां पर बोलते हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू किडनी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू किडनी, बिकॉज ऑफ दैट किडनीज आर अंडरगोइंग स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया किडनी में, स्वेलिंग शुरू हो गई, डॉक्टर बोलेगा किडनी में स्वेलिंग आ रही है, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स खा के ट्रीटमेंट हो सकता है, एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड, एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड, क्योंकि बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नाउ इफ यू रीड समरी, इन समरी यू आर गेटिंग ए न्यू पॉइंट, इफ यू रीड केयरफुली। समरी में क्या था देखिए, जैसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मुझे एक नया पॉइंट मिला था, बीट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम बोल के दिया था। And here in summary, in excretion topic, we are getting a line, very important line. Glomerular filtration is non-selective process. Glomerular filtration is non-selective process. Why it is called non-selective? जो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है ना, ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होता है, इट इज बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। This is glomerular filtrate. Glomerular filtrate contain what? Contains both essential and non-essential substances. Essential substances भी हैं उसमें, non-essential substances भी हैं उसमें. Both are present. That's why it is called non-selective. Suppose filtration is occurring and only unwanted substances are filtered or only useful substances are filtered, we call it selective process. इसमें यूरिया भी फिल्टर हो रहा है, ग्लूकोज भी फिल्टर हो रहा है, यूरिया is also filtered, glucose is also filtered, means it is a non-selective process. ये एक नया लाइन मिला है समरी में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज, क्या मिला बोलो, non-selective process, non-selective process, non-selective process बोल के मिला है। ओके, क्लियर है मैटर? यस, किडनीज,
किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट होता है, किडनी स्टोन प्रोसेस है उसका, लेजर लाइट यूज करते हैं किडनी स्टोन ब्रेक करने के लिए, लेजर लाइट। और एक चीज यहां पर, यू ऑल नो दिस प्रोसेस है ना, ये नेफ्रॉन का ये पूरा पूरा। वाइल रीडिंग केयरफुली you are getting some additional point. Ammonia is secreted in DCT part also. K plus H plus तो है ही है, साथ साथ क्या है, अमोनिया भी है इधर DCT में। अमोनिया का डायग्राम में नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन में दिया है। अमोनिया यहां पर भी सीक्रेट होता है, ठीक है, यहां पर K प्लस भी होता है, H प्लस भी होता है। इन कलेक्टिंग डक्ट आल्सो K प्लस H प्लस इज देयर, K प्लस H प्लस यहां पर भी है। मतलब क्या था, जो भी डायग्राम हमारे पास बन चुका है नेफ्रॉन का, आफ्टर रीडिंग होल चैप्टर, जब पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन थ्योरी भी पढ़ेंगे, डायग्राम भी देखेंगे, तो कुछ एडिशनल पॉइंट मिल रहे हैं मुझे डायग्राम से, थ्योरी से मुझे कुछ एडिशनल पॉइंट मिले। क्या पॉइंट मिला बोलो? अमोनिया इज सीक्रेटेड इन डीसीटी पार्ट, डायग्राम में नहीं बताया है। K plus H plus is also secreted in collecting duct, डायग्राम में नहीं बताया, लेकिन एक्सप्लेनेशन में है। That means you can minimize the time for reading if you just add these things in your notes. ये 3 things अगर आप नोट्स में ऐड कर लिए तो आपका टाइम बचने वाला है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की अब जरूरत नहीं है अलग से फिर। ओके, यहां पर एक्सक्रीशन चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हाँ, रिगार्डिंग सिलेबस, दिस टाइम ग्रैंड एग्जाम होने वाला है कमिंग वीक, और ग्रैंड एग्जाम के लिए देखिए पोर्शन क्या रहेगा। कंप्लीट 5th मॉड्यूल, कंप्लीट 5th मॉड्यूल प्लस माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर, मतलब माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर के लास्ट के 2 टॉपिक, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, इतना टॉपिक है। मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पूरा स्टार्टिंग से नहीं, कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेस पे टेस्ट लिख दिए। अब आगे का इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से लेकर ऑटो इम्यूनिटी तक पढ़ लेना है, और कंप्लीट 5th मॉड्यूल रहेगी। थैंक यू।